नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खिलौना उद्योग का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इस सेक्टर से जुड़कर लोग आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रांची की रहने वाली विवा कुमारी खिलौना निर्माण और प्रशिक्षण के काम में पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हुई है। बहुत ही कम लागत में वे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक और कांच के बोतल के अलावा कागज और कपड़ों से खिलौना बनाती है। विवा कुमारी का ज्यादा समय खिलौना बनाने और सिखाने में ही व्यतीत होता है। खिलौना सेक्टर से जुड़ी केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों से विवा कुमारी उत्साहित नजर आती है। वह कहते हैं कि खिलौना सेक्टर को बढ़ावा मिलने से स्थानीय कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। विवा कुमारी से प्रशिक्षण ले रही एक युवती लाली खिलौना सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को तलाश रही है। वे कहते हैं कि बच्चों के लिए वे अब खिलौना बाहर से नहीं खरीदती है। देश में खिलौनों की डिमांड काफी अधिक है। ऐसे में स्थानीय कारीगरों को सही मार्गदर्शन और आर्थिक मदद मिले तो वही काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। खिलौना बना के हमको बहुत अच्छा लगता है और नया नया का तरीका का सिखाती हैं दीदी। और घर में भी छोटे बच्चे हैं, उनको हम देते हैं तो उससे खेलती हैं और कुछ बनाते हैं ऐसा कि 2-4 चीज बनाए हैं हम ऐसा जो हमसे बिक गया है, वो सब है। और इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, कम पैसा में ही बन जाता है। सही बात है। मैं पहले से इस खिलौने को बनाने के कार्यक्रम को करती आ रही हूँ और बच्चों को सिखाते भी आ रही हूँ। और आज प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष ध्यान आ गया है, जिसमें मोदी जी खिलौना सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वह स्थानीय कलाकारों को चाहते हैं कि बढ़ावा दे, वो अब अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़े और काम को करे। और मोदी जी इस मंच से खिलौना सेक्टर की भी उत्साह को बढ़ाने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि हमारे ही जो कारीगर हैं वो खिलौनों को बनाएं और हम जैसे लोग उनको उसको खरीदें। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लाखों के कपड़ा चोरी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए हुए लाखों का कपड़ा भी बरामद किया है। विगत 22 जून को जुगसलाई निवासी अफरोज आलम अंसारी ने थाने में गौरी शंकर रोड स्थित अंसारी क्लॉथ स्टोर गोदाम रेडीमेड कपड़ों की चोरी की शिकायत की थी, जहां सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरी की घटना में शामिल लोगों की पहचान की गई। और इस मामले में पुलिस ने जुगसलाई निवासी दीपक साहू, जितेंद्र लोहार, अक्षय कुमार, सूरज सिंह और कृष्णा साहू को गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी देते हुए जुगसलाई थाना प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दीपक साहू पहले अफरोज आलम अंसारी के यहां पर काम करता था, जहां काम के दौरान ही उसने अपने मालिक अफरोज आलम अंसारी के गोडाउन का डुप्लीकेट चाबी बना लिया और काम छोड़ दिया। जिस बिल्डिंग में उनका गोडाउन था, उस बिल्डिंग के निवासी कृष्णा साहू को अपने साथ मिलाकर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में दीपक साहू के घर से और गालूडी थाना अंतर्गत बजरंग सिंह के कपड़ा दुकान और धालबुमगढ़ थाना अंतर्गत वासुदेव मंडल के दुकान से चोरी किए हुए रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी की गई। इस मामले में दोनों दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित द्वारा 20 से 25 लाख रुपए चोरी की बात कही गई थी। हालांकि इस पर जांच की जा रही है कि चोरी कितने की हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 से 3 लाख के रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी की गई है। 4 घटना में शामिल 4 अपराधियों जो काली स्थान रोड के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एक अभियुक्त के घर से काफी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी हुई। दूसरे अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोगों ने इस कांड में चोरी का माल खरीदने वाले 2 दुकानदार, एक दुकानदार जो गालूडी थाना के गालूडी बाजार का एक कपड़े दुकान व्यवसायी बजरंग सिंह को और दूसरे दुकानदार जो धालबुमगढ़ में नरसिंहगढ़ में जिनके कपड़े की दुकान थी वासुदेव मंडल की, उनके यहाँ छापामारी करके और भारी मात्रा में चोरी गया माल जो उन्होंने खरीदा था उसकी बरामदगी की। खासमहल स्थित जगन्नाथ मंदिर में देवस्थान पूर्णिमा का आयोजन किया गया, जहां देवस्थान के बाद 15 दिनों के लिए भगवान विश्राम अवस्था में प्रस्थान कर जाएंगे। पूरे देश समेत जमशेदपुर में जितने भी भगवान जगन्नाथ मंदिर, वहां आज देवस्थान पूर्णिमा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में खासमहल स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी पुरोहितों द्वारा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का विधि विधान के साथ स्नान कराया गया। आज से 15 दिनों के लिए जगन्नाथ मंदिर का
पट बंद हो जाएगा, क्योंकि स्नान के बाद प्रभु की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से क्वारंटीन हो जाते हैं और फिर 15 दिनों के बाद 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। जानकारी देते हुए मंदिर के पुरोहितों ने बताया कि इस दौरान भगवान से विनती की गई कि जिस तरह से वे 15 दिनों बाद स्वस्थ होकर लौटेंगे, उसी तरह पूरे विश्व से महामारी को खत्म कर दे, ताकि लोग सामान्य जीवन जी सके। घड़ा में पानी ला के जगन्नाथ महाप्रभु को 35 घड़ा और बलभद्र देवों को 33, सुभद्रा देवी को 22, सुदर्शन को 18, उसमें 108 घड़ा में उन लोगों को स्नान किया जाता है। सुभाषित उसमें पंचामृत होता है, पंचामृत दही, दूध, गुड़, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, उसमें सब मिला के सुभाषित जल में स्नान करते हैं। वही जगन्नाथ महाप्रभु अभी 15 दिन अनशन घर में रहेंगे। इसमें भक्त लोगों को दर्शन देने में दर्शक लोग सब वंचित रहेंगे। उसी में जगन्नाथ महाप्रभु फिर उसके बाद उठने के बाद फिर 12 जुलाई को 11 जुलाई को जगन्नाथ महाप्रभु नवयौवन दर्शन देंगे। एमजीएम में अस्पताल में जर्जर भवन को तोड़ने एवं नए भवन बनाने को लेकर जिले के एसडीओ नीतीश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। एमजीएम अस्पताल के कई ऐसे जर्जर भवन है जिसे तोड़कर नए भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर पिछले दिनों जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने अस्पताल के जर्जर भवनों का निरीक्षण किया था, जिनके दिशा निर्देश पर एसडीओ नीतीश कुमार एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी प्रस्तावित भवनों को लेकर स्थल का निरीक्षण किया एवं अस्पताल के अधीक्षक से इस बारे में नए भवन बनाने की क्रियावरण को लेकर रूपरेखा तैयार की। इस बारे में एसडीओ ने बताया कि वर्तमान में ब्लड बैंक के समीप पुराने स्टाफ क्वार्टर और अस्पताल है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उन भवनों को तोड़कर वहां अस्थायी तौर पर आईसीयू बनाने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर 1 महीने के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्य आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के कारण यहाँ प्रत्येक विभाग के अनुसार स्थल की कमी है, लेकिन हमें यह प्रयास करना है कि जितनी व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है उसी के अनुरूप हमें रूपरेखा तैयार कर मरीजों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करना होगा, जिसके लिए प्रशासन कटिबद्ध है। सुधारने के कुछ चीजें कोशिश कर रहे हैं। उसी में एक था कि जो 2 दिन पहले डीसी सर भी आए थे, यहाँ पे कुछ कंडेम्स बिल्डिंग है यहाँ पे, जिनको हटा के हम लोग जो टेम्पररी आईसीयू का प्रस्ताव रखते हैं, तो बेसिकली वो देखने आए थे। उसके अलावा छोटी मोटी ग्लिचेस हैं जो हम लोग कैसे सुधार सकते हैं एमजीएम हॉस्पिटल को, इस बारे में चर्चा हुई यहाँ पे सुप्रीडेंट साहब, डिप्टी सुप्रीडेंट साहब खुलना की। अब यहाँ पे तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और प्रॉपर माइंडसेट रहेगा तो बिल्कुल सुधार हर जगह संभव है। तो हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाओं में सुदृढ़ किया जाए ताकि आम जनों को कम से कम परेशानी। राज्य के विश्वविद्यालय के अंतर्गत अभिभूत कॉलेजों में 4 वर्ष बाद फिर अस्थायी प्राचार्य की नियुक्ति किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने रास्ता साफ किया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी वीवी से रोस्टर क्लियर करते हुए शीघ्र ही रिक्तियों का प्रस्ताव मांगा गया है, ताकि कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जेपीएससी के पास नियुक्ति के लिए भेजा जाए। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ साथ रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में भी स्थायी शिक्षक गण्य है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 14 अंगीभूत कॉलेज है, लेकिन मात्र 3 कॉलेज में ही स्थायी रूप से प्राचार्य काम कर रहे हैं। बाकी सभी कॉलेजों में प्रभार पर प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की गई है। विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर कामिनी कुमार कहते हैं कि जेपीएससी की ओर से इस मामले को लेकर पहल की जाएगी, तभी स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कॉलेजों में हो सकेगी। जेपीएससी की ओर से प्रोन्नति प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। ऐसे में अधिक स्थायी प्राचार्य मिलने की संभावना भी है। प्रोन्नति नहीं होने से कई पद खाली। देखिए, प्राचार्य के पद का जो सिलेक्शन होता है वो जेपीएससी से होता है। जेपीएससी के यहाँ जब उसका एडवर्टीजमेंट होगा उसके बाद ही नियुक्ति होगी। अभी रांची विश्वविद्यालय के पास 14 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, जिसमें मेरे पास 3 ही परमानेंट प्राचार्य हैं और बाकी सब अभी हमारे प्रोफेसर इंचार्ज हैं। ये तो जेपीएससी से ही होगी, जेपीएससी भी इसमें बताएंगे आपको। कांग्रेस के 4 विधायक नई दिल्ली में कल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह संगठन प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने संगठन को धारदार बनाने को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान इन 4 विधायकों ने संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी है। रांची लौटने के बाद विधायक इरफान अंसारी सहित
सभी विधायकों ने एक सुर में बताया कि सरकार व संगठन में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर बात की गई। इसके अलावा आयोग, बोर्ड, निगम का जल्द से जल्द गठन कराने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आज के दौर में कार्यकर्ता असहाय महसूस कर रहे हैं। संगठन प्रभारी से मिलने वालों में इरफान अंसारी सहित विधायक उमाशंकर अकेला, राजेश कश्यप और ममता देवी शामिल थे। एक तो हमारा दिल्ली जाने का ऐसा कोई रीजन नहीं है। काफी लॉन्ग टाइम हुआ था कोविड के बाद से, हमें लग रहा है कि हम लोग इस बार दिल्ली गए और हमारे माननीय प्रभारी जी भी कई दिन हो गए, कई महीने हो गए जो कि झारखंड नहीं आ पाए थे, जिस संदर्भ में हम लोग शीर्ष नेताओं से मिलने गए थे और सभी लोगों से मुलाकातें भी हुई और चर्चाएं हुई संगठन को लेकर के। जो सरकार बनी है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया इस कोविड काल में, जिसकी प्रशंसा भी हमने वहां पर माननीय हमारे सीनियर लीडर वेणुगोपाल सर, माननीय हमारे प्रभारी जी के सामने हमने रखा है। और साथ ही जो कमियां दिखी हम लोगों को इस प्रेजेंट में कि भाई कार्यकर्ताएं बहुत ही उत्साहित हैं, काम करने का एक अलग ही जुनून है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। जिस संदर्भ में भी बातें हुई कि जल्द से जल्द बोर्ड का गठन हो या फिर विसूत्री हो, इन सब का जल्द से जल्द विस्तार किया जाए ताकि लोगों को काम करने का एक अवसर मिल सके। कोविड को लेकर के मैं तमाम सरकार के जितने चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उन तमाम कार्यकर्ताओं को विशेष करके बधाई दूंगा कि कोविड काल में भी उन्होंने अपने जान का परवाह किए बगैर वो सड़कों पे निकला और लोगों का सेवा किया। लेकिन भाजपा के लोग जो आज जो निराशाजनक बात जो प्रदेश में फैलाने का काम करे, सारे लोग जानते हैं कि हेमंत सरकार कोविड के दरमियान में जीवन बचाने में पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब ये दूसरे तरीका से सरकार को भी गिरने का प्रयास, हम लोगों ने सारी बातों को आला कमान को बताया है। जिस तरह से हेमंत जी ने झारखंड को मजबूत किया कोरोना काल में, उसी तरह से अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कांग्रेस को मजबूत करें। अब समय आ गया है और अब समय आ गया है कि जो कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाया, दिन रात मेहनत किया, वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का 2 साल से सम्मान नहीं मिला। उन लोगों में भारी नाराजगी थी, आलाकमान को सही बात नहीं बताया जा रहा था और हम लोग जब गए एक एक करके आलाकमान ने हम लोगों से वार्ता किया और हम लोगों ने सारी बातें उनको रखी। वो भी शॉक्ड रह गए कि नहीं क्या हो रहा है झारखंड में। तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया, हमें लगता है कि अब विसूत्री हो, बोर्ड का गठन हो, चाहे जो पद खाली है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। और अब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि गलत बात बोलकर आलाकमान को हम लोग गुमराह कर देंगे, ये हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं झारखंड के प्रभारी राजीव कुमार झा रांची पहुंचे। महागठबंधन सरकार की कार्यशैली विकास कार्यों को रफ्तार देने, झारखंड में महामारी से अभी तक निपटना और आगे भी कैसे राज्य को सुरक्षित रखा जाए जैसे विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस के समक्ष अपनी बातों को रखा। साथ ही बिहार के नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की अपेक्षा झारखंड में ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं। नीतीश कुमार जिस वादे के तहत सत्ता में काबिज हुए, इस वादे को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी को याद कर काला दिवस मनाने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। मौके पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव भी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा अगर किसी का फोकस है आज के डेट में तो राष्ट्रीय जनता दल का है। बिहार इलेक्शन में इतिहास में मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रोजगार पे इलेक्शन हुआ है और वो दिन तेजस्वी यादव जी का था। जहाँ तक झारखंड पे आते हैं, देखिए सबको पता है कि कोरोना काल से कुछ न कुछ मुश्किलें हुई है, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन ने जो वादा किया था, महागठबंधन कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता है। ये सब जो थोड़ी सी प्रॉब्लमें है जो चल रहा है, ये सब थोड़ा सही हो जाए, उसके बाद फिर उस पर भी वर्कआउट करना। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है।
होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। आरपीएफ ने 5 साथी मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। इनका गिरोह काफी दिनों से सक्रिय था। ये चलती ट्रेन से यात्रियों से मोबाइल की छीनताई किया करते थे। लगातार इससे जुड़ी शिकायतें भी मिल रही थी। टीम गठित कर मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हुसैन इम्तियाज, फ्यूम मंसूरी, इरफान अंसारी को लोअर बाजार थाना क्षेत्र से चोर गिरोह को धर दबोचा गया। 5 चोर राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है। रेल यात्रियों से ये चोर गिरोह मोबाइल चुराने के अलावा छीना झपटी भी किया करते थे। रांची से लेकर धनबाद तक ये गिरोह सक्रिय थे। जैसे ही ट्रेन खुलती थी, ये यात्रियों को पीछे लग जाते थे। गिरफ्तारी के बाद से चोरी की वारदातों में संभवतः कमी आएगी। ट्रेन चोरी करना, मोबाइल चोरी, सामान चोरी करना काम नहीं किया है। इन लोगों को 5 गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अफसर के जो आदेशानुसार से काम किया जाएगा। एक मोबाइल बरामद हुआ है Realme X7 1600 रुपया। इन लोग कार्रवाई की जा रही है। कब से इन लोग इस समय सक्रिय हैं? करीब बहुत दिनों से कर रहे हैं। गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ चल रही है। जानकारी मिलने के बाद 25 जून को देश में आपातकाल के 47 साल पूरे हो रहे हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसमें देश के लोगों के साथ प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृष्णानंद गोस्वामी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने आपातकाल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जनसंघ और भाजपा के कारण देश में लोकतंत्र बहाल हो सका है। भाजपा लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार पर भी उन्होंने हमला करते हुए देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर किसानों का शोषण करने का और पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा पर भी दोनों पर सरकार ने निशाना साधा है। जनता पार्टी आगामी कल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। आज से 47 साल पूर्व 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में प्रेस सेंसरशिप लगाया, व्यक्तियों के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को समाप्त किया और विशेषकर विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की थी। एक बार ये ऐसा लगा था कि सदा सदा के लिए देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन तत्कालीन भारतीय जनसंघ और विपक्षी दल ने लोकतंत्र बहाली का आंदोलन किया और आज 47 साल हो रहे हैं, लेकिन आज देश में उसी प्रकार की प्रवृत्तियां आज दिखाई पड़ती है। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य सामग्री के दामों के खिलाफ सीपीआई ने देश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जमशेदपुर के प्रमुख झांसी गोल चक्कर पर भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीपीआई, एटक समेत तमाम वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार केवल जुमलों की सरकार है। इनके द्वारा देश में केवल महंगाई बढ़ाई गई है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बेतहाशा बढ़ाया गया, जिससे तमाम सामान महंगे हो गए हैं, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और महंगाई को कम करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, देश के अंदर वर्तमान सरकार जो है, ये जब से सत्ता में आई है, 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, आम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये तमाम वादा सिर्फ जुमला था और आज के दिन में देश के आम जनता महंगाई से करा रही है। जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष है। सरसों तेल कहाँ 60 रुपये और आज कहाँ 200 रुपये है। पेट्रोल कहाँ 60 रुपये था, आज 100 के पार है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेहताशा वृद्धि होने के कारण सारे चीज़ें जो रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं, सारे चीज़ें की दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आम जनता कराह रही है।
जमशेदपुर के मानगो डिमना चौक से लेकर डिमना लेक तक की सड़क का अवस्था जर्जर हो गया है। गुरुवार को क्षेत्र के पूर्व विधायक सह वर्तमान जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरजू राय ने इसका निरीक्षण किया, साथ ही जिसको प्रबंधन से इसे दुरुस्त करने को लेकर वार्ता करने की बात कही। विधायक सरजू राय के साथ इस दौरान भारतीय जनतंत्र मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब इस सड़क में काफी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और डिमना आने जाने के लिए यही मुख्य सड़क है, जिस कारण इस सड़क पर आवागमन काफी ज्यादा रहता है। इस सड़क का निरीक्षण करते हुए विधायक सरजू राय ने कहा कि उन्होंने फोन के माध्यम से जिसको प्रबंधन के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वे इस विषय में जिसको प्रबंधन से बातचीत करेंगे और इसे दुरुस्त करवाएंगे। वहीं उन्होंने बातों बातों में क्षेत्र के वर्तमान विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विगत 1.5 वर्षों से मांगों का विकास रुक सा गया है। जिस प्रगति से मांगों का विकास पहले हो रहा था, अब वो बंद हो गया है और अब क्षेत्र की जनता को इसके लिए आगे आकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए आवाज बुलंद करने की जरूरत है। फोन कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से खबर दे रहे थे कि डिमना चौक के बाद आसियाना के पास कुकुल नगर जाने वाले रास्ते के पास काफ़ी लंबाई में सड़क खराब हो गई है। गाड़ियाँ उलट जा रही हैं, गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, बरसात का पानी भर जाता है तो गिर जाते हैं उसमें। तो वही मैंने पूछा कि ऊपर चलूँ देखूँ, इसी के लिए मैं आया हूँ। अभी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ और जिसको के जो कैप्टन मिश्रा हैं उनको उठा नहीं रहे हैं। फ़ोन करेंगे, मैं कहूँगा कि 1-2 दिन कोशिश करें, आप उसको बनवा दीजिए। और क्या स्थिति है सर अभी यहाँ का? रोड खराब है, इतना खराब तो हम यहाँ 10-15 साल रहे यहाँ के प्रतिनिधि, खराब इस रोड की स्थिति नहीं। और एक और लोगों की ये मांग है कि जो भारी वाहन हैं, ट्रेलर हैं, ट्रक हैं, ये सब इस रास्ते से जा रहे हैं डिमना नदी की तरफ, जबकि उनके लिए पार्टी काली मंदिर के सामने से रास्ता बना हुआ है, तो उसको भी बंद किया जाना चाहिए। तो मैं ट्रैफिक पुलिस से आज बात करूँगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 110 वर्ष बीतने के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन रवाना हुई टाटानगर से उड़ीसा के गुरु महिषानी रूट में चकतरपुर मंडल के लिए अपने आप में गर्व की बात। पिछले 2 वर्षों से टाटानगर से बादाम पहाड़ सेक्शन में इलेक्ट्रिक इंजन के परिचालन को लेकर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। गुरुवार को यह सपना पूरा हुआ और टाटानगर से ओडिशा के गुरु महिषानी के लिए विद्युत इंजन मालगाड़ी को लेकर रवाना हुई। इस रूट में विद्युतीकरण हो जाने से समय की बचत, रेल प्रबंधन को पैसे की बचत, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी, ऐसे कई लाभ प्राप्त होंगे। वर्तमान में टाटानगर से औनलाजुड़ी से होते हुए गुरु महिषानी तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो चुका है। वहीं औनलाजुड़ी से होकर बादाम पहाड़ जाने वाले रूट में विद्युतीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो कि अगले 2 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा। पहली बार मालगाड़ी को लोको पायलट संजय कुमार, असिस्टेंट मनोज कुमार के साथ लेकर रवाना हुए। उन्होंने बताया कि चकतरपुर मंडल के लिए गर्व की बात है, बहुत जल्द इस रूट में ज्यादा से ज्यादा यात्री ट्रेनों का परिचालन होगा। आज टाटा बादाम पहाड़ सेक्शन में 110 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इस सेक्शन में 1910 से आपका डीजल गाड़ी जा रही थी और आज पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी आज से प्रस्थान करेगी। इसमें बहुत फायदा होगा। इलेक्ट्रिक में बहुत सुविधा है, डीजल में क्या है कि तेल का थोड़ा स्कार्सिटी था, उसके लिए बहुत स्टोर नहीं हो पा रहा था। और डीजल में है कि हम लोग का लाइन भी बिछ गया, अभी इसमें सब सुविधा मिल जाएगा और अभी कोई तरह का टेंशन नहीं रहेगा और बहुत विकास होगा। जमशेदपुर लोकल ट्रेनर ऑनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि इनके द्वारा विगत 22 जून को एक चक्का जाम हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें इनके मांगे पूरी करवाने का आश्वासन दिया था और इनके द्वारा चक्का जाम हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से इन्हें झूठे आश्वासन के तहत धोखा मिला। इनके अनुसार कंपनी के कुछ पदाधिकारी चुनिंदा वेंडरों के साथ मिलकर इनका अधिकार छीन रहे हैं। जहां एक तरफ डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। गुरुवार को इन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अगर एक दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन इनकी मांगों को नहीं मानती है तो 26 जून को टाटा कंपनी के गेटों को गाड़ियों से जाम किया जाएगा और वहीं पर वे आत्मदाह कर लेंगे। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में आज बुलाए हैं। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं बहुत ही दुखी मन से कि प्रशासन के पहल पर हमने 22 तारीख को अपना हड़ताल वापस लिया था, लेकिन प्रशासन और टाटा स्टील और वेंडरों के माध्यम से पूरा हम लोग को धोखाधड़ी किया गया कि हम लोग का रेट बढ़ेगा और हम लोग गाड़ियाँ चलेगी, लेकिन आज के डेट में ये सब कुछ होने नहीं जा रहा है। हम लोग के साथ में धोखाधड़ी का ऐसा हुआ कि हमको खुद तौर पे धमकी दिया जा रहा है कि आप घर से
घर से बाहर निकले तो आपको मरवा दिया जाएगा। हम लोग मेरा डिमांड यही है। आज कौन दे रहा धमकी आपको? धमकी हमको टाटा स्टील और वेंडर दे रहे हैं। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी टाटा स्टील गुंडा पार्टी के द्वारा ये हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। इसलिए मेरी जान जाती है या मेरे को कोई क्षति होता है, इसका सारा जिम्मेवार टाटा स्टील और वेंडर होगा। जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में 49 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक आदितपुर से ब्राउन शुगर लाकर मानगो के क्षेत्र में बेचने का धंधा करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर युवक को पकड़ा है। मोहम्मद फिरोज नाम है युवक का, जो पहले भी चोरी और लूट में जेल जा चुका है। पुलिस ने बताया कि नशीली पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है ताकि इसे रोका जा सके। इस उपलब्धि से पुलिस एक और सफलता मानकर चल रही है। आजादनगर थाना क्षेत्र के मामला 18 बजे हमारे थाना प्रभारी महोदय को जो सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो ब्राउन शुगर लेकर के यहाँ आया हुआ है बेचने के लिए, और रोड नंबर 11 जो है वेस्ट काजी जनरल स्टोर के पास खड़ा है। इस पर इन्होंने मुझे सूचित किया और तुरंत इनके नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और उसे छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। तदनुसार हम भी घटनास्थल पर पहुंचे और मेरे समक्ष जो है तलाशी से जब्त सूची बनाई गई। अच्छा, क्या 49 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया गया है।